गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इस चैनल पर एक साइंस का नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक है हमारा रक्त। वो हमारा टॉपिक है रक्त या ब्लड। रक्त या ब्लड। तो दोस्तों बात करते हैं रक्त या ब्लड के बारे में क्या है। तो रक्त की यदि बात करें तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कॉन्टेक्टिव टिश्यू है। इसका अर्थ क्या होता है कि तरल संयोजी उत्तक, यानी कि ये तरल पदार्थ होता है और क्या करता है, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उन विभिन्न अंगों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? ये जो रक्त होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तरल रक्त क्या है, तो रक्त क्या है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक है या संयोजी उत्तक है। अब देखो, अब बात करते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त है, उस रक्त का पीएच मान, रक्त का जो पीएच मान है उसकी बात करते हैं। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और किस प्रकार का होता है? क्षारीय होता है। किस प्रकार का होता है? क्षारीय होता है। 7.4 इसका पीएच मान होता है। अब देखो आगे इसके बारे में यदि बात करें रक्त के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं निर्माण की। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके दोस्तों फॉर्मेशन की हम बात करें, इसके निर्माण की यदि बात करें कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये जो रक्त होता है वो दो अवस्थाओं में बनता है। कैसे बनता है? एक तो एम्ब्रियो स्टेज होती है, जो भ्रूणीय अवस्था होती है उस समय, और एक एड्यूलेस्ट अवस्था जो वयस्क अवस्था होती है उस अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में जो रक्त है उनका निर्माण अलग अलग स्थान पर होता है। अब देखो, जो एम्ब्रियो स्टेज होगी, जो भ्रूणीय अवस्था होगी, जब बच्चा भ्रूण के अंदर होगा तो उस समय रक्त है उसका निर्माण कहाँ होगा, और जब वयस्क है यानी एड्यूलेट है तब ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था की बात करते हैं। जब बच्चा भ्रूण में होता है, जब बच्चा शिशु भ्रूण में होता है उस समय रक्त का निर्माण उसमें कहां पर होता है? उस समय उसका रक्त का निर्माण होता है यकृत में। कहां पर होता है दोस्तों? यकृत या लीवर, या हम बोल सकते हैं पलीहा। क्या बोल सकते हैं? पलीहा। भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहां होता है? एक तो होता है यकृत या पलिया के अंदर। यकृत या पलिया के अंदर। और यकृत को क्या कहा जाता है दोस्तों? पलिया को क्या कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है रक्त का आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आरबीसी का जीवन काल पूर्ण होता है, जब आरबीसी का जीवन काल है वो पूर्ण होता है, तब इस पलिया या स्प्लीन में जो आरबीसी होती है वो जाती है और दो पित्त वर्णकों में टूट जाती है। एक तो पित्त वर्णक होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। दो वर्णकों में ये विभक्त हो जाती है। कौन हो जाती है? आरबीसी। जब इसका क्या हो जाता है? जीवन काल पूर्ण होता है। कहां पर? पलिया या स्प्लीन में। इसीलिए इस पलिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, आगे बात करें हम इसके बारे में, बात करें एड्यूलेस्ट अवस्था की बात करें, वयस्क अवस्था की यदि हम बात करें कि वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहां होता है, तो दोस्तों वो होता है अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा की हम बात करें, बोन मेरो की हम बात करें, बोन मेरो की हम यदि बात करें, तो जो अस्थि मज्जा होता है वो होता है फीमर में। कहां पर होता है? फीमर में होता है। कहां होता है? फीमर के अंदर होता है। अब देखो, ये जो अस्थि मज्जा होता है, इस अस्थि मज्जा के ऊपर जो ऊपरी भाग होता है, उस ऊपरी भाग पर उत्तक होते हैं और उन उत्तकों का नाम होता है हीमेटोपोइटिक टिश्यू। हीमेटोपोइटिक टिश्यू, या हम बोल सकते हैं उत्तक। तो ये जो उत्तक होते हैं, हीमेटोपोइटिक जो उत्तक होते हैं, वो क्या करते हैं?
वो रक्त का निर्माण करते हैं कहां पर, अस्थि मज्जा में। तो आपसे पूछ ले रक्त का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में, और अस्थि मज्जा में कौन से उत्तक, अस्थि मज्जा के अंदर हीमोपोएटिक जो टिश्यू है वो करते हैं किसका निर्माण, इस रक्त का निर्माण। जब बच्चा कैसा होता है, वयस्क होता है या मानव वयस्क होता है उस समय। अब देखो, अब बात करें रक्त, इस रक्त के अंदर एक प्रोटीन होती है, रक्त के अंदर क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। अब कुछ ने क्या पढ़ रखा है, एक ही चीज, जो रटने वाले होते हैं, उन्होंने क्या रट रखा है कि ये एक वर्णक है, तो वर्णक है, तो वर्णक भी किस प्रकार का है, प्रोटीन है। किस प्रकार का है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, लेकिन वो अपना वर्क, अपना फंक्शन किस प्रकार कर रहा है, वो कर रहा है वर्णक की तरह। किसकी तरह कार्य कर रहा है, वर्णक की तरह कार्य करता है, रंजक की तरह कार्य करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। लेकिन है क्या ये है प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। अब देखो, अब बात करें हीमोग्लोबिन की, तो ये प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। और किस प्रकार की प्रोटीन है, सहयुग्मी प्रोटीन है। किस प्रकार की प्रोटीन है, सहयुग्मी प्रोटीन। अब देखो, सहयुग्मी प्रोटीन का अर्थ क्या होता है, सहयुग्मी प्रोटीन का अर्थ होता है जिसमें एक तो अमीनो अम्ल श्रृंखला, और अमीनो अम्ल के साथ जब कोई अन्य प्रोस्टेटिक समूह जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सहयुग्मी प्रोटीन। सहयुग्मी प्रोटीन का मतलब इस प्रोटीन में एक तो अमीनो अम्ल और एक अन्य तत्व है जिसे कहा जाता है प्रोस्टेटिक समूह। जिसे क्या कहा जाता है, प्रोस्टेटिक समूह कहा जाता है। तो ये सहयुग्मी प्रकार की प्रोटीन है। कौन है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस प्रकार की प्रोटीन है, सहयुग्मी प्रकार की प्रोटीन है, जो एक तो अमीनो अम्ल और एक प्रोस्टेटिक समूह। अब देखेंगे कौन से प्रोस्टेटिक समूह से बना होता है और कौन से जो अमीनो अम्ल है वो होता है। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में जो अमीनो अम्ल होता है वो होता है ग्लोबिन। कौन सा होता है, ग्लोबिन। और जो इसमें प्रोस्टेटिक समूह होता है वो होता है एपी आयरन। अब देखो, अब ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है, अमीनो अम्ल श्रृंखला है, और आयरन क्या है, हिम समूह है। क्या है, हिम समूह है। और ये तत्व है जो किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, वो है आयरन। अब देखो, अब रक्त के अध्ययन की बात करें, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन की बात करें तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी किसे कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अब देखो, अब आगे बात करें रक्त के बारे में, अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे रक्त के बारे में। तो रक्त के घटकों के बारे में मैं बात कर लेता हूं। किसके बारे में बात कर लेता हूं, रक्त के घटकों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रक्त के घटक, तो देखो जो रक्त के घटक होते हैं, जो रक्त के घटक होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। दो घटक होते हैं, एक तो होता है रक्त कणिकाएं, एक होता है प्लाज्मा। एक होता है रक्त कणिकाएं और दूसरा होता है पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। देखो 100% में से जो 55% है वो बनाता है प्रोटीन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त में सर्वाधिक भाग कौन सा होता है, तो रक्त में सर्वाधिक भाग होता है प्लाज्मा। और ऐसा पूछ ले कम, तो कम होता है आरबीसी। कितने प्रतिशत, 45% भाग। अब देखो, अब प्लाज्मा के बारे में हम बात करें तो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में जो 100% है उस 100% में से 90% क्या होता है,
जल होता है। क्या होता है? 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है, 7% प्रोटीन होती है। अब उन प्रोटीनों की हम बात करते थे कि प्रोटीन है वो कौन कौन सी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है। पहली प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, पहली प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। पहली प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। दूसरी प्रोटीन होती है वो होती है एल्ब्यूमिन, दूसरी प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। और तीसरी प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स। कौन सी होती है? ग्लोबुलिन्स। 3 प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। कौन सी? 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। अब ये जो फाइब्रिनोजन है वो कार्य करती है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। और एल्ब्यूमिन्स है वो किसका कार्य करती है? एल्ब्यूमिन्स कार्य करती है प्रसरण नियमन का, प्रसरण नियमन का कार्य करती है एल्ब्यूमिन्स। और ग्लोबुलिन्स क्या करती है? ये प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण करती है। किसका? प्रतिरक्षी पदार्थ का निर्माण करती है। तो 3 प्रोटीन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, एल्ब्यूमिन्स होती है वो प्रसरण नियमन करती है, ग्लोबुलिन्स प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण करती है। अब देखो, अब बात करते हैं आगे। अब इसमें कुछ लवण होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। ये कुछ महत्वपूर्ण आयन होते हैं, या हम बात कर सकते हैं लवण होते हैं। किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं। यानी ये प्रोटीन है क्या होगी? कार्बनिक पदार्थ। और ये जो लवण है वो क्या हो गए? अकार्बनिक पदार्थ। तो प्लाज्मा में 10% भाग क्या होता है? 10% भाग होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। और 90% क्या होता है? जल होता है। और प्लाज्मा रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाती है? 95%। अब रक्त कणिकाओं की बात करें, अब बात करें रक्त कणिकाओं की, तो इन्हें रक्त कणिकाएं क्यों कहा जाता है? कोशिका क्यों नहीं कहा जाता है? कोशिका क्यों नहीं कहा जा सकता? इसका भी एक कारण है कि कोशिका क्यों नहीं कहा जाता है, इसे कणिकाएं क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो कणिकाएं होती है वो एक निश्चित स्थान पर नहीं होती है, एक निश्चित स्थान पर नहीं रहती है, प्लाज्मा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है? जाती है। इसीलिए इसने क्या कहा जाता है? कणिकाएं कहा जाता है, कोरपसल्स कहा जाता है, सेल नहीं कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करती है? ये क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती है तरल पदार्थ के साथ। ये 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है आरबीसी, दूसरा प्रकार डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्रकार प्लेटलेट्स या विमाणु, प्लेटलेट्स या विमाणु। तो ये 3 प्रकार की कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और विमाणु। अब इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आरबीसी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। अब देखो, इनका मुख्य कार्य रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण। आपको यहाँ ध्यान देने की बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है? रक्त को लाल रंग प्रदान करता है ये आरबीसी करती है। कौन करती है? आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। आगे बात करें आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां होता है? अस्थिमज्जा में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। और इसी आरबीसी में क्या पाया जाता है? आयरन तत्व पाया जाता है,
5 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। पहला है लाल रक्त कणिका, इसका पूरा नाम। दूसरा है रक्त का लाल रंग इसके कारण होता है। लाइफ साइकिल 120 दिनों का होता है। मृत्यु आपको मैंने बताया आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता है। जीवन काल 120 दिनों का। निर्माण अस्थिमज्जा में, और इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोऑक्सीग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? हीमोऑक्सीग्लोबिन बनाती है ना। अब देखो आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें एक चीज और, आरबीसी की सबसे महत्वपूर्ण चीज बात है कि केंद्रक रहित होती है। ऐसा पूछ ले कौन सी जो कोशिक आरबीसी है, उस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। 2 ही उदाहरण है, एक तो है ऊंट और एक है लामा। इनमें क्या होते हैं? ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी सभी की आरबीसी केंद्रक रहित होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 7 से 10 दिनों का। 7 से 10 दिनों का। कार्य प्रतिरक्षा का निर्माण, प्रतिरक्षा का निर्माण। ऐसा पूछ ले शरीर का सैनिक किस रक्त कणिका को कहा जाता है? तो वो होती है आरबीसी। कौन सी? वो होती है सॉरी डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ये किसका कार्य करती है? प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। अब देखो, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स है वो कणिका में पदार्थ होता है, मतलब कणों के समान पदार्थ होता है, और इसका कार्य होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। और आगे इसके बारे में बात करें तो आपने एक रोग सुना होगा, डेंगू रोग। कौन सा रोग? डेंगू रोग। और जब प्लेटलेट्स की कमी होती है शरीर में, तब कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। और डेंगू रोग होने से प्लेटलेट्स की संख्या है वो 90,000 से कम होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।